हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आज का टॉपिक रहेगा ड्यू डेट ऑफ सैलरी, माने सैलरी पेबल कब कब पेमेंट किया जाता है। और दूसरा है क्या, पे स्केल, ग्रेड दिया रहेगा सैलरी का ग्रेड, जिसको बोलते हैं पे स्केल। पे स्केल निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ड्यू डेट पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सिंपली पहले हम लोग पहले क्या करते थे, मान लीजिए सैलरी सैलरी जो 10,000 पर मंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते एक साल का सैलरी 1,20,000 आ गया। लेकिन यहां पर आपको दिया रहेगा कि 10,000 सैलरी शुरू हुआ है, फिर लिखेगा 1,000 डैश डैश 1,000 फिर डैश 20,000। अब इसमें सैलरी कैसे निकालिएगा, 10 की 20 लीजिएगा, माने क्या है 10,000 डैश 1,000। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल आपका सैलरी 1,000 तक बढ़ता चला जाएगा और अंत में होते होते वो 20,000 में खत्म हो जाएगा। ये आपका पे स्केल या पे ग्रेड हो गया, ठीक है। तो इसको निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, बहुत इजी वे में हम इजी वे में समझा दे रहे हैं आप लोगों को, उसको ध्यान से देखिएगा आखिरी तक। पहले पे स्केल निकालना और ड्यू डेट पहचानना, इसको देख लीजिएगा। और अगर ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा के बुक से है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, श्री के शर्मा मान श्री कालीचरण शर्मा इज एम्प्लॉयड इन मुंबई, मुंबई में एम्प्लॉयड है। ही इज इन द ग्रेड ऑफ 36,000, ये जो सैलरी में ग्रेड मिला हुआ है 36,000 डैश 1,000 डैश 44,000 डैश 2,000 डैश 60,000 सिंस 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 से प्रॉब्लम आया ना। प्रॉब्लम जो लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। अब इसमें सैलरी कैसे लिखेंगे लोग पर मंथ, 36 लिखे कि 44 लिखे कि 60 लिखे, प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ गया। तो इसके लिए क्या चीज है, कैसे निकालेंगे, इसी को बोलते हैं पे स्केल, ठीक बात है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए याद रखिए, आप सैलरी कब कब ज्वाइन किया, कब 1/1/2017। इसका मतलब क्या हुआ कि 36,000 में शुरू हुआ इसका सैलरी और हर साल 1,000 बढ़ता चला जाएगा जब तक नहीं 44 हो जाए। 44 होने के बाद हर साल 2,000 बढ़ता चला जाएगा जब तक 60 नहीं हो जाए और 60,000 में रिटायर कर जाएगा। इसका ये पे ग्रेड है। माने कितना आपको 36,000 से 60,000 मैक्सिमम इसका सैलरी पूरा जिंदगी में होगा, जिंदगी भर में सैलरी खत्म हो गया। तो इसको निकालने का तरीका देख लीजिए। चूंकि हम लोग क्या चीज है, असेसमेंट ईयर 2026-27 बना रहे हैं, इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा 25 और 26 होगा। तो इसको 1/1/2017 जो ज्वाइन किया था 36,000 का सैलरी था, तो हम लोग को 25 और 26 प्रीवियस ईयर क्या है 25-26 का सैलरी जानना पड़ेगा कितना है, और उसी को हम लोग निकालेंगे। तो जरा देख लीजिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 जनवरी 2017 36,000 में ज्वाइन किया था, तो 1/1/2017 सैलरी कितना 36,000 था। फिर 1/1 माने 1 जनवरी को सैलरी हर जनवरी में 1,000 बढ़ जाता है, तो 1/1/2018 36,000 में 1,000 जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए 1,000 से 44 से चलेंगे हम लोग, तो कितना होगा 37,000। 1/1/2019 जब तक नहीं 44 हो जाएगा 38,000। 1/1/2020 36,000 प्लस 1,000 39,000। 1/1/2021 39,000 प्लस 1,000 4,000। 1/1/2022 40 प्लस 1 41,000। 1/1/2023 41 प्लस 1,000 42,000 रुपया। 1/1/2024 1,43,000 रुपया। हम लोग क्या करेंगे 25 और 26 को लेंगे, तो 1/1/2025, ठीक है, 43 प्लस 44,000। अब 25 के बाद से 26 में जो सैलरी होगा वो 2,000 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, चूंकि 44 हो गया, देखिए कितना 44 हो गया। अब सैलरी हर साल 2,000 बढ़ेगा, तो 1/1/2026 इसमें 2,000 ऐड कीजिएगा, 44 में 2 40,000। तो कहने का मतलब अब यहां पर करके छोड़ दीजिए। अब देखिए ड्यू डेट ऑफ सैलरी, ये चीज जान लीजिए, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई और फॉर प्राइवेट एम्प्लॉई। तो एक चीज जान लीजिए, ड्यू डेट ऑफ सैलरी लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ जो होगा, अगर क्वेश्चन लिखा होगा क्या चीज, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, माने महीना के आखिरी में सैलरी पेमेंट होता है, ड्यू डेट है। लास्ट डेट मतलब 30 तारीख हो सकता है या 31 हो सकता है, ठीक है।
तो ये किसके लिए हो आपको, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ये प्राइवेट इंप्लॉय के लिए, किसके लिए, प्राइवेट इंप्लॉय के लिए। तो इसमें एक साल कैसे लेंगे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च बराबर 12 महीना। 1 अप्रैल से 31 मार्च, देखिए जोड़िए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीना हो गया, 12 महीना, ठीक है, हो गया। उसके बाद दूसरा को होगा करने, दूसरा रहेगा आपको, दूसरा जो रूल होगा, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी, सॉरी एवरी मंथ नहीं होगा, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ होगा, नहीं, फर्स्ट डे ऑफ एवरी, जरा हम लिख देते हैं, मिस्टेक है, देखिए नेक्स्ट, एवरी, नेक्स्ट, एवरी नेक्स्ट, MONTH, एवरी नेक्स्ट मंथ, NEXT, नेक्स्ट मंथ, एवरी नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट डे ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ, माने 31 जनवरी का पेमेंट 1 फरवरी को मिलेगा, 28 फरवरी का पेमेंट 1 मार्च को मिलेगा, 31 मार्च को पेमेंट 1 अप्रैल को मिलेगा। तो इसमें आपको साल जो लेंगे, मार्च, पूरा मार्च टू फरवरी, 12 महीना। ये फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, किसके लिए है, हम लिख देते हैं, फॉर किसके लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है आपको, फर्स्ट डे ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ, और बाकी जितना भी आपको प्राइवेट एम्प्लॉय हो जाए, बैंक हो जाए, वो सब में क्या होता है, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। तो ये प्राइवेट के लिए, ये बैंक एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट डे ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ सरकारी कर्मचारी के लिए। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन रहे तो लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ कालीचरण मुंबई में जॉब कर रहा है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय है, तो इसका साल क्या लेंगे हम लोग, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अब हम समझाने का मतलब ये था कि हम लोग 25 और 26 को लेंगे। तो 25 में क्या साल शुरू कब होता है, 1/4/2025 को, और साल खत्म कब होगा, 31/3/2026। तो 1/4/2025, 25 में तो लेंगे, आपको कहता है 1/4/2025 माने 1 अप्रैल से लेके कितना, 31 मार्च 2026। तो ये 2 साल को लेंगे। तो जरा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम निकाल के समझा देते हैं, 1 साल का सैलरी कितना होगा, यहीं पर प्रॉब्लम आएगा, और देख लीजिए, ये प्रॉब्लम को आपको दूर कर देते हैं। पहले इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, और क्या ड्यू डेट लिख लीजिए, देख लीजिए ड्यू डेट। चलिए अब आते हैं, अब 1 साल का सैलरी जो होगा आपको, लास्ट डे या डेट जो बोलिए, डेट ऑफ एवरी, MONTH, एवरी मंथ, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। इसमें क्या होगा आपको, ये 2000, लास्ट डेट एवरी मंथ क्या लेते हैं, लिख देते हैं अप्रैल 1, पहले क्या होगा, अप्रैल 1 टू मार्च 31 इक्वल टू 12 महीना, ये निकलेगा। तो आप आ जाइए 2025, तो यहां पर अप्रैल 1 शुरू हो गया, अप्रैल 1 टू दिसंबर 31। जो इसका सैलरी जो है ना, सैलरी जो है वो जनवरी में चेंज हो जाता है। तो 2025 में 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर सैलरी कितना होगा आपको, 44,000। तो यहाँ कितना होगा, 9 महीना, यहाँ पर 9 महीना का सैलरी कितना लेंगे, 9 महीना का। क्लियर है। तो इसका मतलब यह हो गया कि 44,000 इंटू 9, इसको लिख लीजिएगा, सैलरी 1 साल का होगा 9। फिर आ जाइए आपको 2025 के बाद 2026, 26 में आ जाएगा आपको जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, और मार्च आ जाएगा। मतलब यहाँ 3 महीना, कितना, 3 महीना, 9 और 3 कितना हो गया, 9 महीना, 3 12 महीना। तो यहाँ पर सैलरी कितना होगा, 46,000। तो कितना हो जाएगा, 46,000, 46,000 इंटू 3 महीना बराबर। अभी जो भी सैलरी है उसको लिख दीजिए। अभी हम लिखेंगे, एक डिटेल में बता दिए, फिर वहीं बताएंगे 46,000 इंटू 3,
1 मिनट 44,000 इंटू 9, 3,96,000। यहाँ पर सैलरी होगा आपको 3,96,000 रुपया सैलरी 9 महीना का। उसके बाद आ जाइए 46,000 इंटू 3 महीना, 1,38,000, 1,38,000, 1,38,000, 1,38,000। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 साल का सैलरी आ गया। ठीक है, माने इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 1 साल का सैलरी आ जाएगा। चलिए इसको वर्किंग कीजिए, हम शुरू करेंगे क्वेश्चन बनाना। अब क्वेश्चन जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो आज आपको पे स्केल, पे ग्रेड बता दिए कैसे, अगर दिया रहा है तो कैसे निकालिएगा, और ड्यू डेट ऑफ सैलरी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 9 महीना कितना आपको, 9 महीना 44,000 और 3 महीना 46,000 रुपया। ठीक है, 44,000 और 46,000 रुपया। तो लिखिए यहां पर, चलिए स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री के शर्मा है, नोट चरण, फॉर द असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27, 2026 एंड 2027। चलिए हम कौन सा हेड पढ़ा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या पढ़ा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए लिख लीजिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हेड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्वेश्चन पता चले जाएंगे। पहले आ जाइए इसका बेसिक सैलरी। सैलरी जो है आपको 44,000 रुपया, ये 9 महीना अभी निकाल चुके हैं। कैसे 9 महीना आया है डिटेल कर चुके थे। 44,000 इंटू 9 बराबर 3,96,000, 3,96,000, 96,000। फिर 46,000 इंटू 3 महीना, साल पूरा हो गया तो 40,000 इंटू 3 महीना, 1,38,000, 1,38,000। तो 1 साल का सैलरी कितना हो गया, 1,38,000 प्लस 3,96,000, टोटल 5,34,000, 5,34,000। ये आप मत लिखिएगा, हम याद करने के लिए लिख रहे हैं 5,34,000, चूंकि आगे हमको प्रॉब्लम होगा इसमें। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। इसके बाद सैलरी तो हो गया, डियरनेस अलाउंस बोलता है, ही इज पेड 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ SAL लिख दिए, SAL मतलब सैलरी। ही इज पेड 20% ऑफ सैलरी एज डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस एंड इसमें 10% पर मतलब, चलिए ये मिस्टेक था, 10% नहीं है 10,000 होगा।
एंड 10,000, चलिए 10,000 पर मंथ एज HRA। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, कितना रुपया? 10,000 पर मंथ। तो चलिए ये क्या बोलता है कि सैलरी का कितना बोलता है डियरनेस अलाउंस है? 20%। तो चलिए आते हैं डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस 20% ऑफ सैलरी, कितना? 5,34,000। 5,34,000 का 20%, 5,34,000 इसका 20%, 1,06,800, 1,06,800 रुपया। ये हो गया। फिर पढ़िए, एंड 10,000 पर मंथ एज HRA। 10,000 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस है, और ही इज हायर्ड, किराए पर एक मकान लिया है, एकोमोडेशन ऑन ए मंथली रेंट 13,000 रुपया पर मंथ है। इसका मंथली रेंट कितना? 13,000 रुपया पर मंथ है, 13,000 रुपया पर मंथ है। क्लियर है? ये मुंबई में रहता है, 13,000 पर मंथ। HRA मिला हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ रूल नहीं बताया कि क्वेश्चन को ओल्ड रिजिम से बनाए या न्यू रिजिम से बनाए। ठीक है, न्यू रिजिम में क्या चीज है? हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। क्या हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है? याद रखिएगा, हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन अगर ये ओल्ड रिजिम में बनाएंगे तो अगर किराए के मकान में नहीं रहता है तो फुली टैक्सेबल होगा, और किराए के मकान में रहता है तो वैल्यूएशन किया जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन में बना रहे हैं ओल्ड रिजिम के अनुसार। क्यों बना रहे हैं, रीजन बता देते हैं। अगर एग्जाम में कभी लिख दिया डायरेक्ट कि इसको ओल्ड रिजिम से बनाइए तो HRA का वैल्यूएशन किया जाता है, और नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन आपको वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग HRA निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, इसको निकालने के लिए जरा देख लीजिए। पहले इसमें लिखते हैं हम लोग सैलरी। सैलरी में क्या क्या शामिल होगा? ये 5,34,000 रुपया। डियरनेस अलाउंस तभी शामिल करेंगे, डियरनेस अलाउंस 1,06,800 तभी शामिल करेंगे जब ये सेवा के शर्तों के अनुसार मिला हो। ठीक है, पेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा के शर्तों से मिला हो। लेकिन इसमें देखिए कैसे मालूम करेंगे, क्वेश्चन में लिखा रहता है और नहीं लिखा है तो पहचानिए। कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए बताते हैं आपको। ही कंट्रीब्यूट, ये देख लीजिए जरूर से, ही कंट्रीब्यूट 17% ऑफ हिज सैलरी एंड DA। माने वो क्या कर रहा है? सैलरी का और DA का 17% RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, जमा करता है, जिसको बोलेंगे सेवा के शर्तों के अनुसार। इसलिए DA कितना है आपको इसमें? 1,06,000, 1,06,800 रुपया। तो यहां पर सैलरी कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए, ये हो गया 5,34,000, 1,06,800 रुपया। सैलरी आ जाते हैं 5,34,000 प्लस 1,06,800, तो 6,41,800 रुपये इसका सैलरी हो गया। क्योंकि HRA का वैल्यूएशन करना पड़ेगा तो पहले सैलरी लिख लेंगे। रेंट पेड, रेंट कितना पे करता है? 13,000 रुपया पर मंथ है। रेंट पेड कितना है? 13,000 रुपया पर मंथ इंटू 12 महीने का कितना होगा? 13,000 पर मंथ और इंटू 12 महीने का 1,56,000। ये दोनों लिख लेंगे हम लोग। लिखने के बाद 3 ऑप्शन आएगा। क्या आएगा आपको? 3 ऑप्शन आएगा। तो 3 ऑप्शन क्या क्या आएगा? तो ये तो इतने जगह में होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग इसको याद रखिएगा। सैलरी कितना है? 6,41,800। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। इसको हम लिखने के लिए क्या हम कर देते हैं, ये अपनी याद के लिए सैलरी जो है 6,41,800 रुपये का है। और रेंट कितना है? रेंट जो है 1,56,000, 1,56,000 का, 6,41,800 सैलरी।
अब यहाँ पर चूंकि हम लोग को HRA का वैल्यूएशन करना है, तो वैल्यूएशन करने के लिए देखिए इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। ये कंपेयर करेंगे, तीन ऑप्शन आएगा, HRA रिसीव 10,000 पर मंथ, एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या आता है आप लोग को याद है, अगर मुंबई में है तो 50% ऑफ सैलरी, माने मेट्रो सिटी में रहे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और क्या होगा दिल्ली। अगर यहाँ कोई रहता है तो सैलरी का 50% और अदर टाउन के लिए 40% होता है। तीन ऑप्शन लिखना हमको यहाँ पर और इसे कंपेयर करना है हमको। चलिए सैलरी कितना हो गया, 6,41,800 रुपया माइंड रखिएगा, रेंट 1,56,000, इसको हम मिटा देते हैं। ये HRA का वैल्यूएशन करें, ठीक है। पहला ऑप्शन आ जाते हैं, HRA रिसीव प्राप्त कितना हो रहा है, 10,000 पर मंथ, क्वेश्चन में लिखा हुआ कितना, 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीना, इसका कितना होगा 1,20,000, 1,20,000 रुपया। दूसरा ऑप्शन आएगा आपको एक्सेस रेंट पेड ओवर 1/10 ऑफ सैलरी। रेंट कितना है आपको, 1,20,000 है, तो इसको 1,20,000 लिख लीजिए। 1,00,000 नहीं सॉरी, देखिए गड़बड़ हुआ ना, रेंट कितना 1,56,000 निकाल चुके थे, कितना 1,56,000, 13,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का, माइनस 1/10 ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है 6,41,800। जब HRA का वैल्यूएशन करते हैं तो सैलरी का माने क्या होता है, सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस पेड अंडर एम्प्लॉयमेंट प्लस क्या होता है कमीशन, तो कमीशन तो नहीं है तो DA शामिल कर लिए, सेवा के शर्तों में था इसलिए, तो माइनस सैलरी कितना था 6,41,800, 6,41,800, इसका 1/10 64,180, 64,180 घटा कर देख लीजिए कितना, 1,56,000 में से तो आ गया 91,000, दूसरा ऑप्शन कितना आ गया 91,820 रुपया। तीसरा ऑप्शन का चूंकि मुंबई में है, कहा ये मुंबई में है, तो 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ, देखिए सैलरी कितना है 6,41,800, 6,41,800 रुपया। यहाँ तीन ऑप्शन आ गया, 6,41,800 का 50%, 6,41,800 इसका कितना परसेंट 50%, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते सीधे, 3,20,900, 3,20,900 रुपया। अब ये जरा देख लीजिए HRA याद रखिए, चलिए थोड़ा पेन को हम कलर चेंज कर देते हैं तो समझ जरा अच्छा जाएगा। HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ है 1,20,000, और तीनों में जो सबसे कम होगा वो छूट के रूप में मिलेगा। सबसे कम कौन है 91,820, जो कि HRA रिसीव कितना करे 1,20,000, एक्सेस रेंट कितना निकल गया 91,000, 50% सैलरी कितना 3,20,000, तीनों में जो सबसे कम है तो 91,000, तो लेस कीजिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड, लेस क्या लिखेंगे एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, सेक्शन या तो लिखिएगा वरना छोड़ दिएगा, तो कितना रुपया है 91,820 रुपया। इसको निकालते हैं तो कितना हो गया 1,20,000 हमको HRA मिला है, तो उसमें से हमको 91,820 रुपया का छूट मिल गया है, तो HRA कितना 28,180, ये कितना होगा 28,180 रुपया, ये HRA टैक्सेबल। तो HRA का वैल्यूएशन देखिए हम लिख दे रहे हैं कितना 28,180 रुपया, ठीक। अभी देखिए बहुत सा क्वेश्चन में बना हुआ था, टोटल कर देते हैं, पेज को चेंज करना है हम लोगों को। टोटल जब करेंगे तो लिखेंगे बैलेंस CFD, टोटल जोड़ लीजिए उसको, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे लेके बैलेंस CFD। तो CFD करने के लिए पहले कितना है 5,34,000 प्लस
1,06,800 प्लस 28,180 इक्वल टू हो गया 66,000, ये 6,68,980। तो ये हो जाएगा 6,68,980। अब इसको हम लोग पेज को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब जब सैलरी बनाइएगा तो एक पेज में पॉसिबल नहीं होगा, पेज को चेंज करना होगा तो चेंज कर लीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। HRA कितना हो गया? 28,120 रुपया। अब हम लोग बाकी फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या चीज है यहाँ पर। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। पहले एक काम करते हैं, जो बैलेंस हम क्या किए, CFD जो किए उसको बैलेंस क्या करेंगे, BFD ब्रॉड फॉरवर्ड। थोड़ा हम पहले लिख लेते हैं, जो कि याद तो नहीं भूल जाएंगे जो फिगर, इसे लिख देते हैं। कितना था CFD? 6,68,000, 6,68,980 चलिए लिख दिए। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू करना है। पढ़ा जाए। HRA हो गया, he contribute 17% of his salary and DA to the RPF recognized provident fund में, towards which the employer contribute an equal amount। एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूट करता है जितना एम्प्लॉय करता है आरपीएफ में। माने आरपीएफ में एम्प्लॉय अपना सैलरी से कितना जमा करता है? 17%। एम्प्लॉयर भी उतना ही जमा करता है, कंट्रीब्यूट 17%। देखिए आरपीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 12% तक माफ है। कितना माफ है? 12% तक एग्जेम्प्टेड है। न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना 5% आया, वो टैक्सेबल। तो उसको कैसे निकालते हैं देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, हम बताते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स अगर देख रहे हैं आप लोग यहाँ तक, तो इसके बारे में हम डिटेल में सब पढ़ा चुके, लिखवा चुके हैं। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी। ठीक है, तो इसमें आते हैं, पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? 17% है सैलरी का। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 17%। कितना है? 17% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग यहाँ सेम होगा जो आपको एचआरए निकालने में था। तो एचआरए में कितना था आपको, ये हम कर चुके हैं रफ में। सैलरी कितना है? 6,41,800। 17% ऑफ 6,41,800 रुपया। तो 6,41,800 रुपया का निकालिए, कितना आएगा? 17% निकालते हैं। 6,41,800 6,41,800, इसका 17%। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कुछ डॉट लग रहा है। 6,14,800, इसका 17%, 1,04,516, 1,04,516, 1,04,516 रुपया। लेस करेंगे एग्जेम्प्टेड 12% तक, तो इसको लिखिए लेस एग्जेम्प्टेड 12% ऑफ 6,41,800।
14,800, इसका 12% तक ये माफ है, क्या है, माफ, एग्जेम्प्टेड है। तो 6,14,800 निकाल के देखते हैं, उसका 12% कितना आता है, 6,14,800, इसका 12%, 73,776, 73,776, 73 मतलब 73,000, 73,776, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको निकाल के हम लोग यहां कर देते हैं कंट्रीब्यूशन, 1,04,516, तो आगे 30,740, 30,740, 30,740, ये वैल्यूएशन है किसका, आरपीएफ का। ये टैक्सेबल पोर्शन लिखेंगे यहाँ पर 30,740। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। यहां तक हो गया। he has been स्मॉल कार, उसको स्मॉल कार का फैसिलिटी मिला हुआ है, विच इज यूज बाय हिम फॉर पर्सनल पर्पज ऑल्सो, इसको पर्सनल के लिए भी इस्तेमाल करता है, माने ऑफिस के लिए भी और पर्सनल के लिए भी। ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग to the official use of the car are incurred by the employer, जो ऑफिस का खर्च एम्प्लॉयर से आता है। थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है, कैसे घुमा दिया है कि एक कार जो दिया गया है ऑफिस और प्राइवेट दोनों इस्तेमाल के लिए, लेकिन ऑफिस का खर्चा जो एम्प्लॉयर से आता है, तो प्राइवेट का खर्चा कौन सहता होगा, एम्प्लॉय सहता होगा। अब जान लीजिए स्मॉल कार है और उसका एक्सपेंसेस कौन सहता है, एम्प्लॉय सहता है। तो 600 रुपया पर मंथ होगा स्मॉल कार में, याद रखिएगा 600 रुपया पर मंथ, पर मंथ, सॉरी पर मंथ रुपया बोल रहे, ठीक है। तो आ गया वैल्यू ऑफ कार, ये 600 रुपए के हिसाब से 12 महीने का कार का वैल्यू आ जाएगा 7200 रुपया। और पढ़ा जाए, कार का वैल्यू हो गया, he has द एमिनिटीज मतलब सुविधाएं, फैसिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रिक एंड वाटर 4,000, इसका पेमेंट एम्प्लॉयर करता है, इसका पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, प्रोवाइड किया गया, पेमेंट कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है, 4,000 रुपया का। तो इलेक्ट्रिक एंड क्या चीज है, फ्री इलेक्ट्रिक एंड वाटर 4,000 टैक्सेबल होगा। फ्री इलेक्ट्रिक एंड वाटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, फ्री इलेक्ट्रिक, बिजली, इलेक्ट्रिक एंड वाटर कितना रुपया का, 4,000, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, लिख लीजिएगा, जगह नहीं यहाँ पर पूरा कर दें ताकि ज्यादा जो दूर नहीं जाए। उसके बाद ही हैज बीन प्रोवाइडेड गैस एंड टेलीफोन, गैस के लिए 1,200 रुपया और टेलीफोन के लिए 2,000 रुपया एम्प्लॉयर के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है। तो फ्री गैस के लिए कितना, 1,200 रुपया, तो लिख लीजिए फ्री गैस का फैसिलिटी है, फ्री GAS गैस 1,200 रुपया, और टेलीफोन जो है एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। ये सब रूल पहले सब कुछ लिखवा चुके हैं। ये टेलीफोन जो है, टेलीफोन क्या चीज है, एग्जेम्प्टेड है, ये कर मुक्त है, तो टेलीफोन एग्जेम्प्टेड है, या डैश कर देते हैं, और कुछ नहीं है, समझे ना, और कुछ नहीं है। तो इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, क्या कहलाएगा ये क्या लिखिए ग्रॉस सैलरी, सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, ये ग्रॉस सैलरी। बोलता है टैक्सेबल निकालिए, टैक्सेबल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देंगे, क्योंकि ओल्ड रिजीम से बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड से कितना होगा, 50,000 रुपया, कितना होगा, 50,000 रुपया। तो लेस कर देते हैं यहाँ पर डिडक्शन, डिडक्शन में आ जाइए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड DID लेते डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), कितना रुपया है, 50,000। देखिए ग्रॉस सैलरी जोड़े नहीं हम, देखिए, ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं तब 50,000 घटाएंगे, तो 6,6,8,9,8,0 प्लस 30,776
40 प्लस 7,200 एंड प्लस 4,000 एंड प्लस 1,200, 7,12,120। ये ग्रॉस रेट कितना हो गया? 7,12,120 रुपया। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 50,000 रुपया। कितना रुपया है? 50,000 रुपया। अब ये जो बचा आपको हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी, जो बोलिए, माइनस कर देते तो कितना से? माइनस 50,000, तो 6,62,120 रुपया। 6,62,120 रुपया। इसको आप बोल सकते हैं टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी लीजिए, क्योंकि हम टैक्सेबल तो शुरू ही में लिख चुके हैं, ठीक है, ये टैक्सेबल ही होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन कंप्लीटेड। इसको उतार लीजिए अच्छा से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए और उतार लीजिए। कुछ देर हम छोड़ देते हैं, छोड़े जाते हैं।